अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद चंद पॉइंट है उसको देखेंगे, फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसको डिफ़ाइन करेंगे या डायनामिक या इक्विलिब्रियम स्टेट जो है। इसके बाद ग्राफ भी देखेंगे, एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन से। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने दो डिफिनीशन लिखे हुए हैं, दोनों आप लोग लिख सकते हैं जो आप लोगों को इजी लगे। सबसे पहले हम डिफिनीशन जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द रिएक्शन दैट डू नॉट गो टू कंप्लीशन। अगर आप लोगों को याद हो जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जितना भी रिएक्टेंट होता है वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टाइम हम फिर क्या कहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में ये नहीं होता, यानी रिएक्शन कंप्लीट कभी भी नहीं होता, ज़िंदगी भर वो इनकम्प्लीट होगा। क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। यानी यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को जर्नल एग्ज़ाम्पल दे दूँ जिस तरह बुक में दिया हुआ है, बाद में हम रियल एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग जर्नल एग्ज़ाम्पल देख लें। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करता है बी के साथ जो कि एक दूसरा रिएक्टेंट है, राइट। इसके बाद जब ये रिएक्शन स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। मान लो प्रोडक्ट बना C+D, या सिर्फ CD बना या C बना या D बना, एक बना, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। AB ने रिएक्ट किया, इसने रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। अब ये कंप्लीट क्यों नहीं होता? तो आगे सवाल का जवाब बताया हुआ है कि द प्रोडक्ट फॉर्मेड रिएक्ट टू रीफॉर्म, और यहाँ पे R है, रीफॉर्म द रिएक्टेंट आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जो ज़िंदगी भर कंप्लीट ना हो सके, ज़िंदगी भर ये जितना रिएक्टेंट है, एरो के इस साइड पे जो हमारे पास सब्सटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और इस साइड पे जो राइट साइड है इसके ऊपर जो सब्सटेंस पड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्शन करके वो वापस रिएक्टेंट बनाएगा, इसी वजह से ये कंप्लीट भी नहीं होता। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ वन दैट कैन प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन अंडर द सेम कंडीशन। अंडर द सेम कंडीशन मीन्स कि यहाँ पे जब हम रिएक्शन परफॉर्म करेंगे उस टाइम टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन जो है ये चेंज नहीं करेंगे, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये सेम रहेंगे। जब ये सेम रहेंगे तो यहाँ पे बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। फॉरवर्ड भी रिएक्शन होता है, यानी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, या स्मॉल f से मैं क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल f, राइट। इसके अलावा ये प्रोडक्ट वापस क्या करता है, आपस में रिएक्शन करता है और ये बैक जाता है, यानी जिस रिएक्टेंट से बना है वो रिएक्टेंट बनाता है, उसको हम बैकवर्ड डायरेक्ट रिएक्शन भी कहते हैं या रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं, राइट। यहाँ B या R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ वन दैट कैन प्रोसीड, ये आगे भी जाता है इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ, यानी इस तरफ भी जाता है, इस तरफ भी जाता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन पे ये प्रोसीड करता है, ये जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अब चंद पॉइंट है, चंद फैक्ट्स है या चंद पॉइंट मान लो, वो आप लोग नोट कर ले ताकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसके बारे में आप लोगों को कम्प्लीटली पता चल जाए। तो फर्स्ट वन पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं,
फर्स्ट वन पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन, यानी हम यहाँ पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे रिटन विद डबल एरो शोइंग बोथ डायरेक्शन, इस डबल एरो से हम जो रिवर्स रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों डायरेक्शन को शो करता है कि फॉरवर्ड भी रिएक्शन जा रहा है, बैकवर्ड भी रिएक्शन जा रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं, बुक में एक एग्जांपल मौजूद है। सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, O2। ये भी गैस है, G मीन्स गैस, यहाँ पे G मीन्स गैस, राइट। ये रिएक्शन करता है तो हम एरो यहाँ पे इस तरह एरो लगाएंगे। अगर हमने यहाँ पे इस तरह एरो लगाया तो फिर हमारे पास रिएक्शन गलत होगा। इस एरो का मतलब ये है कि रिएक्शन सिर्फ एक साइड की तरफ जा रहा है, राइट। तो हम ये डबल एरो जो है ये लगाएंगे, इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन आगे भी जाता है और पीछे भी वापस जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पे 2 लगा के यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 और 2 4 हैं, यहाँ पे हम 2 लगाते हैं तो 2 इसके साथ ज़रब का आएगा तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 2 सल्फ़र यहाँ पे, 2 सल्फ़र यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या है, गैस फॉर्म में है। तो कहने का मतलब ये है कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन जो है डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही जहाँ पर भी आप लोग डबल एरो नज़र आ जाए किसी रिएक्शन की इक्वेशन में, तो यूँ समझो कि वहाँ पे रिवर्स रिएक्शन होता है। प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होके रिएक्टेंट देता है या प्रोडक्ट वापस रिएक्ट होके यहाँ पे रिएक्टेंट देता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो अगर क्लोज कंटेनर हो, शर्त ये है, कंडीशन ये है, ज़रूरी पॉइंट ये है कि अगर कंटेनर क्लोज हो तब यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा रिवर्सिबल रिएक्शन में। यानी हमेशा याद रखें कि रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है कब, जब वो क्लोज कंटेनर हो। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर हम डिटेल से भी चर्चा करेंगे आगे, इसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत नोट कर ले कि रिएक्शन जो है ये इनिशियली जब रिएक्शन करता है, यहाँ पे रिएक्टेंट जो है तो ये प्रोडक्ट बनाता है। अब ये फॉरवर्ड की तरफ जो रिएक्शन है वो इंतहाई फास्ट होगा, तेज़ होगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत बनेगा, ये फ़ौरन जैसे ही बनता है फ़ौरन ये वापस डिकम्पोज होता है या वापस रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन ये स्लो होगा, इसका जो रेट है, रेट मीन्स इसका जो स्पीड है वो स्लो होगा। क्योंकि यहाँ पे बना कम है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, और एक पॉइंट आएगा कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो इस चीज़ को फिर हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहाँ पे रीच व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन में तब आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए, यानी इसका जो रेट है, स्पीड है, रफ्तार है, वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए, तब यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है। यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम फिर आ जाता है, पॉसिबल नहीं, आ जाता है। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट एट दिस पॉइंट। यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन दोनों का जो होता है वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। इसके बाद हम डायनामिक इक्विलिब्रियम डिटेल से डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को और भी मज़ीद आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में बी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। जैसा कि मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे दूं, मान लो हमारे पास क्या है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है। ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और प्रोडक्ट में हमें मिलता है अमोनिया, 2 मोल अमोनिया,
रिएक्शन यहाँ पे H2 है 3 लगाए तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, राइट। अब मे बी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, एक ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नोट करें, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्या है एक्सोथर्मिक, मतलब ये है कि एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है, तो बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा, अगर फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अब डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करते हैं। चंद पॉइंट मज़ीद और भी है लेकिन वो डायनामिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो वहाँ पे मैं मुनासिब समझता हूँ वहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे सोच ले, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 स्टेप है, एक है फॉरवर्ड, एक है रिवर्स या बैक या रिवर्स, 2 स्टेप हो रहे हैं एक साथ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड रिएक्शन की भी और रिवर्स रिएक्शन की भी, उसके ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा डालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो सॉरी माइक्रो नहीं है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के। तो फर्स्ट वन कैरेक्टर है कि इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन का एक करैक्टर। इसके अलावा जो बैकवर्ड है या रिवर्स रिएक्शन है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डिकम्पोज और रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। यहाँ पे बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट या तो डिकम्पोज होता है, जिस तरह अमोनिया यहाँ पे बना वापस डिकम्पोज हुआ, तो इसने क्या किया, वापस रिएक्टेंट बनाया। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि उसमें प्रोडक्ट के 2 सब्सटेंस होते हैं और दोनों क्या करते हैं, आपस में फिर रिएक्शन करता है और वापस रिएक्टेंट देता है। जैसा कि मान लो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास PCl5 है, PCl5 ये क्या करता है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट हमें देता है। प्रोडक्ट की सूरत में देता है कि ये PCl4 जो है इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन कुछ इस तरह होती हैं कि PCl3 अलग हो जाता है क्लोरीन गैस से, यहाँ पे Cl2 हमारे पास आ जाता है, Cl2। तो यहाँ पे अगर हम देख ले रिवर्स रिएक्शन में या बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है रिएक्ट करता है, यहाँ पे नीचे वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है। तो दोनों लफ्ज़ आप लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डिकम्पोज और रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। यानी रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट डिकम्पोज भी हो सकता है और रिएक्शन भी आपस में कर सकता है और हमें रिएक्टेंट देता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन करैक्टर जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड करैक्टर है कि इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एज गिवन इन केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ़्ट साइड से राइट डायरेक्शन जाएगा। यानी ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, इसमें जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। जबकि यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन किस चीज़ को कहते हैं, इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट एज गिवन इन दी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में ये राइट से लेफ़्ट की तरफ प्रोसीड करेगा और लेफ़्ट की तरफ इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, इस तरफ ये रिएक्शन जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट करैक्टर की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट करैक्टर है कि एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्ट। इनिशियली यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका जो रेट है, जो स्पीड है, बहुत फास्ट होगा।
क्यों फास्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्टेंट जो है ये मिकदार में या कंसंट्रेशन में ज़्यादा होंगे, इसके बीच लड़ाई ज़्यादा होगी, मींस कि इसका कोलिजन ज़्यादा होगा। कोलिजन ज़्यादा होगा तो ये प्रोडक्ट जो है बहुत तेज़ हमें देता है, बहुत तेज़ स्पीड के साथ हमें देता है, क्योंकि यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। लेकिन जैसा टाइम गुजरेगा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कमी आएगी तो इसका रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा, यानी जो रेट है इसका आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में, बिगिनिंग स्टेज में यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो रिवर्स रिएक्शन है, एट द बिगिनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। क्यों स्लो है? क्योंकि यहाँ पे बना नहीं है, प्रोडक्ट बहुत कम मिकदार में होगा, यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाले बंदे नहीं हैं, आपस में कोलिजन नहीं होगा, कम मिकदार में होगा। इसी वजह से यहाँ पे जो रिएक्टेंट वापस देगा, रिएक्शन भी होगा लेकिन बहुत स्लो होगा, बहुत कम रेट में या बहुत कम स्पीड के साथ होगा। इसके बाद जो लास्ट वन करैक्टर है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो लास्ट वन करैक्टर है कि द रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन ग्रेजुअली, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो रेट है स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कम होता जाएगा, कोलिजन कम होता जाएगा। इसी वजह से इसका जो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ इनिशियली ये फॉरवर्ड में कन्वर्ट होता था, उसी स्पीड के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसका स्पीड कम होता जाएगा। आगे क्या कहता है कि एंड एट इक्विलिब्रियम इट्स रेट बिकम कांस्टेंट। यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इसका जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है, ना उससे फिर कम होता है और ना उससे फिर बढ़ता है, यानी कांस्टेंट एक ही जगह पे रुक जाता है। एंड इक्वल टू दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और ये जो स्पीड है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे जो रिवर्स रिएक्शन है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि इट्स स्पीड अप ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, यानी यहाँ पे इनिशियली बिगिनिंग स्टेज में अमोनिया कम होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन तो फास्ट होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। जब बढ़ेगा इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये भी अपना स्पीड क्या करता है, बढ़ाता है, अपना स्पीड बढ़ा के वापस रिएक्टेंट हमें तेज़ी से देता है। तो इसका जो स्पीड है, जो रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। एट इक्विलिब्रियम इट्स रेट बिकम कांस्टेंट, और इसका जो रेट है इक्विलिब्रियम के ऊपर ये भी कांस्टेंट होगा, यानी जाएगा, लेकिन उसी स्पीड से ना वो स्पीड कम होगा ना वो स्पीड ज़्यादा होगा। इनिशियल स्टेज में ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाएगा, पर एक टाइम आएगा कि उस स्पीड के साथ फिर वापस रिएक्टेंट देगा, उससे फिर मज़ीद वो स्पीड बढ़ेगा नहीं। एंड इक्वल टू दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और फिर ये फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्वल हो जाएगा। दोनों यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन जिस स्पीड के साथ हमें अमोनिया देता है उस स्पीड के साथ अमोनिया वापस डिकम्पोज होके हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये कुछ करैक्टर है किस चीज़ के, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है डेफिनेशन से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने अल्फाज में बताता हूँ। डायनामिक इक्विलिब्रियम जब हम दो रिएक्टेंट्स लेते हैं या एक ही रिएक्टेंट है वो जब हमें प्रोडक्ट देता है, तो यहाँ पे हमने बात की कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता है, वगैरह वगैरह। इनिशियली रिएक्टेंट जो है इसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी पूरा के पूरा यहाँ पे किसी बीकर में रिएक्टेंट ही आपको मिलेंगे, प्रोडक्ट अभी फ़िलहाल नहीं बना, यानी इनिशियल स्टेज है। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका स्पीड या इसका रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये आपस में कोलिजन ज़्यादा करेगा। जब कोलिजन ज़्यादा करेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें ज़्यादा यानी तेज़ टाइम कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट देगा, फास्ट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे जैसा ही प्रोडक्ट बनेगा तो फ़ौरन इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा या फ़ौरन ये क्या करेगा
जो अगर यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में दो सब्सटेंस है वो वापस रिएक्शन करके रिएक्टेंट हमें देगा, ये बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, इसका जो रेट है यानी स्पीड है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी। ये जो रिवर्स रिएक्शन है इसका रेट यानी इसका जो स्पीड है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा तो इसकी डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा हो जाएगी। अब एक वक्त आएगा यहाँ पे इस रिएक्शन में कि यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन इसका जो रेट है ये रिवर्स रिएक्शन का इक्वल हो जाएगा, या यहाँ पे मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ बैक रिएक्शन। यानी जितना रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट देता है जिस स्पीड के साथ, उस स्पीड के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट डिकम्पोज होके या वापस रिएक्ट होके हमें रिएक्टेंट देगा, स्पीड एक जैसा हो जाएगा। तो हमें इस तरह लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हुआ। रिएक्शन क्या हुआ? स्टॉप हुआ, मज़ीद रिएक्शन नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे हमारे पास ये एक बीकर में हो रहा है, बीकर में हो रहा है तो कलर चेंज, मान लो कलर चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट देता है। एक टाइम आएगा कि कलर मज़ीद चेंज नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन स्टॉप हुआ। हालांकि स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे इसका रेट इक्वल हो जाएगा, जितना ये कन्वर्ट होता है उतना ही ये वापस कन्वर्ट होता है। तो रिएक्शन हमें लगता इस तरह है कि स्टॉप हुआ, लेकिन स्टॉप नहीं होगा, ये चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किस तरह कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आता है इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब डिफिनीशन की तरफ अगर हम देख ले तो इट इज़ द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका एक ऐसा हालत है, एक ऐसा कंडीशन है कि विच रिएक्शन वेयर द फॉरवर्ड एंड बैक रिएक्शन अकर एट द सेम रेट। यानी इसमें क्या होगा? जो रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और बैकवर्ड रिएक्शन भी, दोनों एक रेट के साथ होते हैं, दोनों एक स्पीड के साथ होते हैं। जितना कंसंट्रेशन यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतना कंसंट्रेशन यहाँ पे प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। इसी हालत को फिर हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ये फिर कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। इस हालत को फिर हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी मान लो हमारे पास फ़र्ज़ लेता हूँ 10 ग्राम ये है, ये हमारे पास 5 ग्राम है, या मान लो 20 ग्राम है, 20 ग्राम, ये फ़र्ज़ी लेता हूँ, फ़र्ज़ी। यहाँ पे 10 ग्राम बन चुका है। कितने ग्राम? 10 ग्राम। अब ये जो हमें कंसंट्रेशन मिला है ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, मतलब इक्विलिब्रियम पे हमें इतना कंसंट्रेशन मिला। अब मज़ीद यहाँ से जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन ना बढ़ेगा ना घटेगा, यहाँ पे रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन ना घटेगा ना बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम पे मैं बात कर रहा हूँ। इनिशियली इसका चेंज हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे ये हमें मिला, अब मज़ीद ये चेंज नहीं होता। तो इसी हालत को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, राइट। इसके बाद चंद पॉइंट है, चंद करैक्टरिस्टिक है किस चीज़ के? डायनामिक इक्विलिब्रियम के। वो आप लोग नोट कर ले तो आप लोगों को मज़ीद आइडिया मिल जाएगा किस चीज़ के बारे में? इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो करैक्टर है या जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह है। फर्स्ट वन पॉइंट है कि द फॉरवर्ड यानी रेट के बारे में बता रहा है, यानी इसका जो स्पीड है उसके बारे में बता रहा है, इक्वल रेट होगा। यहाँ पे द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर एट द सेम रेट। इक्विलिब्रियम पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है, इसका जो रेट है, इसका जो स्पीड है, ये हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। ये इसमें डिफरेंस नहीं होगा, ये सेम होगा। इसके अलावा सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है या सेकंड करैक्टरिस्टिक है कि कंसंट्रेशन जो है ये कांस्टेंट रहेगा।
कांस्टेंट मीन्स कि यहाँ पे सेम के बारे में बात नहीं कर रहा। कांस्टेंट का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही होगा, चेंज नहीं होगा। सेम का मतलब ये है कि 10 इसका 10 इसका 10 इसका, इस तरह सिचुएशन को हम सेम कहते हैं। सेम के बारे में बात नहीं कर रहा। कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टे कांस्टेंट थ्रू रिएक्शन कंटिन्यू एट द मॉलिक्यूलर लेवल। यानी इनिशियली मान लो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 15 ग्राम नाइट्रोजन लिया हुआ है, 25 ग्राम ऑक्सीजन लिया हुआ है, ये मैं फ़र्ज़ ही लेता हूँ। तो यहाँ पे इसने जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो 5 ग्राम इसके 5 ग्राम इसके आपस में कंबाइन होके यहाँ पे बना 10 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड, 10 ग्राम। अब इस कंसंट्रेशन पे आया इक्विलिब्रियम, यानी कंडीशन यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से यहाँ पे 10 ग्राम जब हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बना तो इक्विलिब्रियम आया। यहाँ पे बचा 10 ग्राम नाइट्रोजन, 20 ग्राम ऑक्सीजन और 10 ग्राम बना है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पे इस कंसंट्रेशन पे हमें इक्विलिब्रियम मिला। अब मज़ीद रिएक्शन तो स्टार्ट होगा, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। इक्वल का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने मान लो 15 ग्राम नाइट्रोजन लिया हुआ है, 25 ग्राम ऑक्सीजन लिया हुआ है और यहाँ पे जब हमारे पास प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे इन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल हुआ। इस तरह कहानी नहीं है। ये इसका कंसंट्रेशन आपस में डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जिस कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आ जाए तो वो कंसंट्रेशन फिर मज़ीद चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट का ये मतलब है। अब इस पॉइंट से रिलेटेड हमारे कोर्स में एक ग्राफ दिया हुआ है, हमारे बुक में एक ग्राफ मौजूद है, वो अगर हम देख ले तो हमें मज़ीद ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बुक वाला ग्राफ है वो भी ड्रा करवाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे चंद मज़ीद और ग्राफ भी ड्रा करवाता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद ये पॉइंट क्लियर हो जाए। तो बुक का ग्राफ कुछ इस तरह है कि यहाँ पे लिया हुआ है टाइम, क्या लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है। यहाँ पे लिया हुआ है कंसंट्रेशन, सी मीन्स क्या है, कंसंट्रेशन। अब जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो उसी टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। क्या होगा, यहाँ पे जब हम ऊपर जाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुज़रने के साथ साथ इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। ये हमारे पास ये जो ग्राफ है ये है रिएक्टेंट के, आर मीन्स रिएक्टेंट। जो फॉरवर्ड रिएक्शन जो रिवर्स रिएक्शन है, इनिशियली इसका कंसंट्रेशन ज़ीरो होगा क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं है। तो यहाँ पे टाइम गुज़रने के साथ साथ इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और यहाँ पे फिर एक टाइम आएगा कि हमारे पास जो लकीर है वो सीधा हो जाएगा। ये जो लकीर आप लोगों को नज़र आता है ये है प्रोडक्ट का, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो जैसा टाइम गुज़रता है इस साइड की तरफ जब हम जाते हैं तो टाइम गुज़रता है, तो टाइम गुज़रने के साथ साथ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी आ जाती है। फिर एक टाइम आ जाता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक टाइम आ जाता है कि मज़ीद रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ नहीं होता। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट इनिशियली यानी जब टाइम ज़ीरो था तो ये इसका प्रोडक्ट भी ज़ीरो था, लेकिन टाइम जैसे गुज़रा तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट जो है इसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता एक पॉइंट आया, यानी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके बाद फिर मज़ीद इसकी कंसंट्रेशन में ना कमी आई ना बढ़ गई। अब इस रिएक्शन में या यहाँ पे जो ग्राफ है इसे हमें ये पता चलता है कि इसमें जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, रिएक्टेंट जो है इसका कंसंट्रेशन कम है। यानी ये अगर ऊपर है, यहाँ पे हम देख ले तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में कम है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है,
लो है प्रोडक्ट से, लेकिन है दोनों कांस्टेंट। दोनों क्या है, इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो गए, मज़ीद रिएक्टेंट कम नहीं होता, मज़ीद प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होता। तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि हमारे पास जब एक बार इक्विलिब्रियम आ जाए किसी भी रिएक्शन का, मज़ीद जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा, राइट। इसके बाद अगर हम दूसरा ग्राफ देख ले, और भी ग्राफ हो सकता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे टाइम हम लेते हैं, यहाँ पे है हमारे पास टाइम, यहाँ पे है कंसंट्रेशन। अब इनिशियली यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, टाइम के साथ ये कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, यहाँ पे सीधा फिर लाइन हमें मिला। इसके अलावा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियली ज़ीरो था, लेकिन जैसा ही टाइम गुजरा तो इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, और एक पॉइंट पे फिर सीधा जा रहा था इस तरफ। अब यहाँ पे अगर हम देख ले, ये हमारे पास है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन है किस चीज़ से, प्रोडक्ट से। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पे दोनों क्या है, सेम जा रहे हैं, लकीर इसका जो ग्राफ है वो सीधा जा रहा है। इट मीन्स कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट का ज़्यादा है, प्रोडक्ट का कम है। यहाँ पे प्रोडक्ट का ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कम है, इक्वल नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इक्वल नहीं है। इसके अलावा मज़ीद एक ग्राफ हो सकता है, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक और मैं ग्राफ बनाता हूँ। इस साइड पे है टाइम, मतलब इस तरफ जब हम जाते हैं तो टाइम गुजरता है, ऊपर जाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट जो है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, कम होता जाएगा, टाइम के साथ कम होता जाएगा, कम होता जाएगा सीधा। और प्रोडक्ट जो है इसका इनिशियली ज़ीरो है, वक्त के साथ बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक पॉइंट आएगा कि दोनों का कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इक्वल होगा यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन के साथ। तो इक्वल भी हो सकता है, लेकिन फिर मज़ीद आगे कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आया, अब मज़ीद ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे मज़ीद ना रिएक्टेंट कम होता है, ना मज़ीद प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। अब दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इस रिएक्शन में, प्रोडक्ट का कम है इस रिएक्शन में, दोनों का इक्वल है। और यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, ज़्यादा है इस चीज़ से, रिएक्टेंट से। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी जब इक्विलिब्रियम आ जाए रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होगा, न कि हमारे पास इक्वल हो। इक्वल भी हो सकता है, लेकिन मज़ीद क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, मज़ीद चेंज नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, या इसको इस तरह समझो कि ये हमारे पास कंडीशन है, ज़रूरी है, क्योंकि इसके बग़ैर इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। पॉइंट कुछ इस तरह है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन ओनली बी रीच इफ़ द रिएक्शन, यहाँ पे सॉरी 2 दफ़ा है, इफ़ द रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस इन क्लोज वेसल। अगर हमारे पास क्लोज वेसल ना हो तो तब ये रिएक्शन या इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। क्लोज वेसल में हम करेंगे तब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ सकता है। जैसे कि आप लोग देख ले, यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रोजन, ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और यहाँ पे ये भी गैस है। तीनों क्या हो जाएंगे, स्केप हो जाएंगे अगर ओपन कंटेनर हो। तो क्लोज कंटेनर के बग़ैर इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। ये पॉइंट नोट कर ले कि नामुमकिन है। क्या है, नामुमकिन है, क्लोज कंटेनर के बग़ैर यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। वेयर इन सब्सटेंस कैन नाइदर लीव नॉट इंटर, ना उसके अंदर सब्सटेंस इंटर हो जाए, ना इंटर हो सके, या ना वो लीव कर सके, ना वो बीकर को जोड़ कर सके। क्योंकि अगर हमने मज़ीद या कोई मज़ीद चीज़ इंटर हुआ तब भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है। बाद में लेचेट्रल प्रिंसिपल आ रहा है, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। मान लो हमारे पास क्लोज कंटेनर है, और यूँ भी मान लो कि गैसेज यहाँ पे नहीं उड़ते, बाहर नहीं जाते, लेकिन आ तो सकते हैं ना। ऑक्सीजन भी यहाँ पे आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो तब भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्लोज कंटेनर में ये सारा कारोबार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि एनर्जी, यानी एनर्जी बता रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। जब एक क्लोज कंटेनर में हम रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उसमें इक्विलिब्रियम भी आ जाए, तब इस सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी फिर लगेगी। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, उस सिस्टम का जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो मेंटेन रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड, इट इज़ नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अचीव हो सकता है, चाहे उस साइड हो या रिएक्टेंट इस साइड पे कर दे, सॉरी प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट उस साइड पे कर दे, फिर भी अचीव हो सकता है। और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम अफेक्ट नहीं कर सकते, उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आएगा। जैसा कि मान लो यहाँ पे ये रिएक्शन है, रिएक्शन राइट। अब यहाँ पे रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कंसंट्रेशन ये और ये है, यानी 10 ग्राम हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, 20 ग्राम एक रिएक्टेंट है, 10 ग्राम एक रिएक्टेंट है। इस पॉइंट पे इस कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन इस साइड पे करते हैं, ऑक्सीजन इस साइड पे करते हैं, तो फिर भी इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड डिकम्पोज होकर ये फॉरवर्ड होगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके ये बैकवर्ड होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिस कंसंट्रेशन पे पहले इक्विलिब्रियम आया था, अगर हम प्रेशर टेम्परेचर उसी तरह बरकरार रखें तो फिर भी इसी पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैटलिस्ट हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम अर्लियर बट इट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम को पहले ही लाता है, मतलब हमारा टाइम बचाता है, यानी वक्त की बचत है। एक रिएक्शन हो रहा है, मान लो 2 घंटे बाद इक्विलिब्रियम आया, हमने क्या किया, कैटलिस्ट यूज़ किया तो 2 मिनट में इक्विलिब्रियम आया। तो कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम को पहले ला सकता है, लेकिन उसका जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आता है, वो पोजीशन चेंज नहीं होगा। जैसा कि मान लो यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्राफ से समझाता हूँ। ये है ग्राफ कुछ इस तरह, यहाँ पे है टाइम, यानी टाइम गुजरता है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी जब हम ऊपर जाएंगे तो स्पीड बढ़ता है, किस चीज़ का, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आर लिखता हूँ, आर मीन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। जब हम ऊपर जाएंगे तो रेट बढ़ेगा, नीचे आएंगे रेट कम घटेगा, इस तरफ जाएंगे टाइम गुजरेगा, इस तरफ टाइम ज़ीरो होता जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह है कि मान लो यहाँ पे एक रिएक्शन है, ये विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है, किसके बगैर हो रहा है, विदाउट कैटलिस्ट। तो इनिशियली जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी जो हमारे पास ये रिएक्शन है ए, ये मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, बी रिएक्शन करता है तो हमें देता है C+D। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है। इनिशियली इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इसका स्पीड भी हमें मालूम है कि ज़्यादा होगा, तो स्पीड यहाँ पे होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ पकड़ते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, राइट। इसके अलावा प्रोडक्ट इनिशियली बना नहीं है, लेकिन जैसे ही बना इसने फ़ौरन डिकम्पोजिशन स्टार्ट की या वापस रिएक्शन स्टार्ट की, तो इसका रेट बढ़ेगा, इसका रेट घटेगा। तो इसका रेट यहाँ पे इनिशियली ज़ीरो था, टाइम के साथ ये बड़ा एक वक्त आया कि दोनों का रेट जो है वो इक्वल हुआ। अब मान लो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया इस पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो 1 घंटा गुजर चुका है, 1 हार्स गुजर चुका है। लेकिन कैटलिस्ट हमने क्या किया, ये एक बीकर में ये रिएक्शन हो रहा है, हमने क्या किया, कैटलिस्ट यूज़ किया। अब कैटलिस्ट के बाद क्या हुआ, कैटलिस्ट के बाद ग्राफ कुछ इस तरह बना, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे रेट। तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन जो है, सॉरी रिएक्टेंट, उसका रेट है, यानी रेट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता है। ये प्रोडक्ट का रेट है, आहिस्ता आहिस्ता
बढ़ता है। ये प्रोडक्ट का रेट है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। अब ग्राफ पहले यहाँ पे आ रहा था, अब जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किया उसको पहले लाया, यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम जल्दी आया, टाइम का बचत हुआ। मान लो 20 मिनट में इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, 20 मिनट में, पहले 1 घंटा लगा था, अब 20 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि कैटलिस्ट हमें क्या करता है, जो इक्विलिब्रियम है वो पहले लेकर आता है, न कि उसका पोजीशन चेंज करता है। पोजीशन फिर भी वही है, यानी पहले यहाँ पे लाया। अब ग्राफ थोड़ा बहुत मज़ेदार नहीं है, मैं अगेन ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिला, टाइम की बचत हो गई। तो कैटलिस्ट स्पीड कर सकता है दोनों का रेट, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड only as long as the reaction conditions such as temperature, pressure and concentration do not change। यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा क़यामत तक, लेकिन अगर हमने कंडीशन चेंज की, कंडीशन मीन टेम्परेचर चेंज किया, तब भी इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो सकता है और उसका जो पॉइंट है वो चेंज हो सकता है। प्रेशर हमने चेंज किया तब भी इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। कंसंट्रेशन हमने मज़ीद डाला रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, तो तब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। अदरवाइज़ ये क़यामत तक इसी तरह इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये लास्ट वन पॉइंट है। इसके बाद चंद और बातें हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अभी इक्विलिब्रियम आ चुका है, क्योंकि हम एक क्लोज कंटेनर में ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हमें इस तरह पता चलता है कि मान लो हमारे पास है ये एक बीकर, उसमें ये रिएक्शन हो रहा है। अब ये है क्लोज कंटेनर लेकिन मूवेबल पिस्टन है। तो जैसे ही हमने रिएक्टेंट डाले, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हमने कलर नोट किया, कलर चेंज होता जा रहा, एक पॉइंट आया कि मज़ीद फिर कलर चेंज नहीं हुआ। तो फिर हमें पता चलता है कि इस टाइम मज़ीद जब कलर चेंज नहीं होता तो इस टाइम इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसके अलावा डेंसिटी से, यानी कलर से, कलर सी मीन्स कलर, डी मीन्स डेंसिटी से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पता लगा सकते हैं कि अब ये इस बीकर में रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। हमने डेंसिटी चेक की तो डेंसिटी 1 आ गई। इसके अलावा कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर चेक की, डेंसिटी चेंज हो गई, फिर चेक की, चेंज हो गई, फिर चेक की, मज़ीद चेंजिंग नहीं आया, फिर चेक किया, मज़ीद चेंजिंग नहीं आया टाइम के साथ। तो जब मज़ीद चेंजिंग ना आ जाए तो यूँ समझो कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इसके अलावा हम प्रेशर से भी पता लगा सकते हैं। मान लो हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है, मान लो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, एक गैस बना। हमने यहाँ पे मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है, यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि प्रेशर कितना है, इस भी मूवेबल पिस्टन के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे गैस बनेगा, ये गैस तो प्रेशर डालेगा इधर, जब डालेगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि प्रेशर मज़ीद पे रुक जाएगा।